नमस्कार, फोकस न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हुसैन रिजवी। मेरे पीछे ये तस्वीरें आपको याद दिला रही होंगी कुछ वक्त पहले की एक तारीख जो रहस्य के पन्नों में कैद हो गई, एक घटना दुनिया के लिए जो पहली बन चुकी है, एक सफर आज तक गुमनामी की राह पर है, एक तलाश जो आज तक पूरी नहीं हुई, एक सवाल आसमान में आज भी उड़ान भर रहा है कि आखिर विमान में बैठे 239 मुसाफिरों के साथ क्या हुआ, वो किन हालात में है, आखिर ऐसा क्या हुआ उस दिन कि उस विमान के साथ। ये तमाम सवाल हैं और इन तमाम सवालों के सिलसिले के दरमियान कई दावे सांस भर रहे हैं कि लापता विमान के साथ एक गहरी साजिश ने भी मलेशिया से उस तारीख में एक उड़ान भरी थी। 8 मार्च 2014 बोइंग 777 MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग। आखिरी संपर्क रात 1:19। आखिरी शब्द सब ठीक है, शुभ रात्रि। 4 महीने बाद एक सवाल, एक रहस्य, एक अनसुलझी पहेली। प्लेन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री आज भी आसमान और समंदर में जिंदा है कि कहां गया जहाज। आसमान खा गया, समंदर निकल गया, जमीन दफन कर गई। कहां गए वो 239 लोग? उनसे संपर्क कटने के बाद भी उनके मोबाइल पर फोन की रिंग जा रही थी। 239 लोग किस वजह से खामोश थे? क्या वो सब बेहोश थे या फिर बंधक या फिर सब मारे गए? सवाल उड़ रहा है कि ब्रह्मांड को खंगालने वाली धरती के नामी देश क्या धरती में ही प्लेन को बचा गए, ढूंढ नहीं पाए? आखिर क्या हुआ 239 यात्रियों का? न धमाके का सुराग मिला, न डूबने का पता। हजारों किलोमीटर समंदर में खाली हाथ तलाश। न मिला ब्लैक बॉक्स और न ब्लैक बॉक्स से निकले सिग्नल। आखिर किसने सिग्नल गुल कर दिए? किसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क खत्म किया? एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूटने के बाद भी विमान 7 घंटे तक कैसे उड़ता रहा? आखिर कौन उस विमान को हैंडल कर रहा था? 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाला प्लेन 45,000 फीट की ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया? MH370 बाद के 7 घंटों तक उस रूट पर उड़ान नहीं भर रहा था जहां उसे जाना था, बल्कि वो गलत दिशा में उड़ रहा था, जिससे साफ जाहिर है कि विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। किसने प्लेन के ट्रैक सिस्टम को बदला? प्लेन ऑटो पायलट मोड में कैसे पहुंचा? प्लेन अधिकतम ऊंचाई को पार कर 45,000 फीट की ऊंचाई पर कैसे पहुंचा? तो क्या माना जाए कि क्या विमान कहीं सुरक्षित लैंड हुआ है? क्या विमान का हाईजैक हुआ है? क्या ये विमान आने वाले वक्त में न्यूक्लियर कैरियर के रूप में कोई आतंकी संगठन इस्तेमाल कर सकता है? मलेशिया के प्लेन के लापता होने का रहस्य बाकी है। कई सवाल आज भी आसमान से जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि दहशत के साए में एक खौफ मंडरा रहा है कि कहीं आसमान से कोई आफत किसी देश को निशाना न बना ले। ऐसे बहुत से सवाल में बहरहाल लापता हुए मलेशियाई प्लेन को लेकर सोशल नेटवर्क और इंटरनेट पर कई कॉन्स्पिरेसी की थ्योरीज दिखाई देती हैं। दबी आवाज में कहा यह जा रहा है कि MH370 हाईजैक हुआ है और उसे सबसे आधुनिक तकनीक के जरिए अगवा किया गया। अगर ऐसा हुआ है तो फिर इतनी बड़े षड्यंत्र के पीछे आखिर कौन सा देश है? मलेशियाई प्लेन के गायब होने पर रहस्यों की परतें भी गहराती जा रही हैं। सोशल मीडिया पर इस विमान के बारे में अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं।
जो बेहद दिलचस्प तो डरावने भी, कहीं अनुमान है तो कहीं दावे भी। पहला दावा, मलेशियाई प्लेन MH370 प्रशांत महासागर में डूब गया। दूसरा दावा, मलेशियाई प्लेन हाईजैक किया गया और अफगानिस्तान में उतारा गया। तीसरा दावा, मलेशियाई प्लेन अमेरिका और थाईलैंड के संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान मिसाइल का निशाना बन गया। चौथा दावा, मलेशियाई प्लेन MH370 किसी अज्ञात द्वीप में उतर गया। पांचवा दावा, मलेशियाई प्लेन का किसी महाशक्ति ने रिमोट हाईजैक किया। सवाल उठता है कि क्या आसमान में उड़ते प्लेन को किसी दूसरे प्लेन या रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है? तो जवाब है कि आसमान में उड़ते प्लेन को जमीन से कंट्रोल करना मुमकिन है। इसके लिए याद करना पड़ेगा वो दिन जब अमेरिका में ट्विन टावर पर आतंकी हमला हुआ। 2 विमानों ने 2 ऊंची इमारतों को जमींदोज कर दिया था। ट्विन टावर पर हमले की तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। इस आतंकी हमले के बाद दुनिया में कई मुल्कों की तस्वीरें बदल गईं, तो विमान टेक्नोलॉजी में भी जबरदस्त बदलाव हुए। कहा जाता है कि 9/11 के बाद विमानों की सुरक्षा के लिए इजाद हुई एक नई डिवाइस, एक नई प्रणाली। अमेरिका के सभी बोइंग विमानों में रिमोट कंट्रोल सिस्टम लगाया जाने लगा। इस सिस्टम से आसमान में उड़ते विमानों पर कंट्रोल किया जा सकता है। अगर कोई आतंकवादी किसी प्लेन को हाईजैक करता है तो उस प्लेन का नियंत्रण नीचे जमीन से किया जा सकता है। ऐसे में बोइंग विमान में रिमोट हाईजैकिंग का अंदेशा दिखता है। खुद मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने कहा कि क्या यह मुमकिन नहीं कि आसमान में उड़ते विमान को जमीन से नियंत्रित किया जा सके। दरअसल ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी काफी समय से उड़ते विमानों में उपयोग हो रही है। 11 सितंबर के हमले के बाद विमानों में ऐसी डिवाइस लगाई गई जो किसी भी प्लेन की कमांड हासिल कर सकती है। अगर प्लेन में किसी हाईजैक जैसी घटना होती है तो पायलट खुद सिस्टम को ऑन कर सकता है या फिर जमीन से ही उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्लेन ऑटो पायलट मोड में कैसे 6 घंटों तक उड़ता रहा। आखिर मलेशियाई प्लेन को कौन उड़ा रहा था? दरअसल रिमोट से प्लेन उड़ाने की टेक्नोलॉजी ड्रोन की टेक्नोलॉजी से मेल खाती है। कहते हैं कि अफगानिस्तान में उड़ते ड्रोन को फ्लोरिडा से ही नियंत्रित किया जा सकता है। किसी वीडियो गेम्स की तरह ड्रोन को उड़ाया जाता है। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो जानकारी मिली उसके मुताबिक विमान के ट्रैक के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई। MH370 विमान का तयशुदा रास्ता जानबूझकर बदला गया है। ये जानकारी भी सामने आई कि बोइंग 777 में फोन कॉल्स जा रहे थे। बोइंग में यात्रियों की मोबाइल की घंटियां बज रही थी, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। लेकिन 10,000 फीट के ऊपर फोन के सिग्नल नहीं जा सकते। दूसरी बात ये कि प्लेन 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। ऐसे में 45,000 फीट की ऊंचाई पर कैसे फोन की घंटियां बज रही थी? अमेरिका के पास ऐसे सर्विलांस है जिनसे वो धरती में अंतरिक्ष से सुई भी ढूंढ निकाल सकता है। तो फिर मलेशिया के प्लेन के लिए अमेरिका ने उतनी दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? क्या MH370 के लापता होने का जवाब रोल्स रॉयस कंपनी के पास मौजूद है? बोइंग विमानों का इंजन बनाने वाली रोल्स रॉयस कंपनी है। दरअसल रोल्स रॉयस कंपनी की मॉनिटर सेल को बोइंग इंजन के सिग्नल लगातार मिलते रहते हैं। उन सिग्नल्स की बदौलत न सिर्फ विमान की लोकेशन बल्कि उनकी स्पीड, उनकी ऊंचाई और इंजन की प्रणाली की भी जानकारी मिलती है। जब तक बोइंग का इंजन चालू रहता है, कंपनी की मॉनिटरिंग सेल की उस पर नजर होती है। अगर कभी विमान के इंजन में कोई खराबी आने वाली होती है तो उसके पहले ही विमान के पायलट को सूचित कर विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा दी जाती है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर 6 घंटे तक उड़ने वाले बोइंग विमान के बारे में रोल्स रॉयस कंपनी को एक भी क्लू क्यों नहीं मिला? हालांकि प्रोटोकॉल के तहत रोल्स रॉयस कंपनी ऐसी जानकारियां देने के लिए बाध्य नहीं है। मलेशियाई विमान MH370 में 150 से ज्यादा चीनी नागरिक सवार थे। क्या यह हादसा अमेरिका और चीन के बीच चल रहे साइबर वॉर का एक उदाहरण है, जिसमें यात्रियों को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी? एक दूसरा दावा भी मलेशियाई विमान के लापता होने के पीछे साजिश को नुमाया करता है। फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम FTS। कहा जाता है कि यह तकनीक नासा के पास है।
अगर अंतरिक्ष से लौट रहे किसी शटल में गड़बड़ी के चलते धरती पर गिरने का खतरा बढ़ जाता है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जान माल का नुकसान ना हो। 80 के दशक में अमेरिकी सेना ने फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम का प्रयोग किया। रिमोट के जरिए किसी एयरक्राफ्ट या फिर बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही उड़ाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम के जरिए अमेरिका किसी भी कमर्शियल प्लेन पर कंट्रोल कर सकता है। खास बात यह भी है कि किसी भी उड़ते प्लेन पर जमीन या फिर हवा में नियंत्रण पाया जा सकता है। फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम मॉड्यूल किसी विमान को सारी कमांड दे सकता है। कॉकपिट में बैठे पायलट की तरह देता है एफटीएस कमांड। एफटीएस के जरिए प्लेन में ईंधन भरा जा सकता है। एफटीएस के जरिए जमीन पर प्लेन को उतारा भी जा सकता है। तो साथ ही एफटीएस यानी फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम के जरिए विमान को ऑटो पायलट मोड में भी डालना मुमकिन है। ऐसे भी दावे किए गए कि मलेशिया का MH370 प्लेन 6 घंटे तक ऑटो पायलट मोड में उड़ता रहा। साल 2006 में एफटीएस में बदलाव लाए गए। UHF सिग्नल प्रणाली पर काम करने वाली यह डिवाइस सैटेलाइट के सिग्नल से जोड़ दी गई, जिससे समुद्र के ऊपर उड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी इसके नियंत्रण के दायरे में आ गई। कहा जाता है कि फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम की वजह से ही ये पता चल सका कि विमान ने अपना रास्ता कैसे बदला और कब बदला और कितनी देर तक उड़ान भरता रहा। लेकिन विमान की पूरी जानकारी सामने नहीं आ सकी क्योंकि शायद एक साजिश ने विमान के साथ ही मलेशिया के एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था, जिसके बारे में शायद लोगों को पता है, लेकिन बता पाना किसी के मुद्दे की बात नहीं। जुबेर खान, फोकस न्यूज़। लापता विमान MH370 आज तक लापता है। उड़ान भी रहस्य के साए में हुई और गुमनाम भी वो आज तक रहस्य के साए में है। MH370 की तलाश में जो जानकारियां अब तक सामने आई वो वाकई चौंकाने वाली थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि फ्लाइट 370 में ना तो कोई तकनीकी खराबी आई थी और ना ही वो किसी हादसे का शिकार हुआ। फ्लाइट 370 के संचार उपकरण जो थे वो भी सही तरीके से काम कर रहे थे। हालांकि साथ ही साथ ये भी बताया गया कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई, जिसका मकसद प्लेन को दुनिया के रडारों से छुपाकर किसी अनजान जगह पर उतारना हो सकता है। लापता विमान MH370 आज तक लापता। उड़ान भी रहस्य के साए में और गुमनाम भी हुआ तो रहस्य के साए में। MH370 की तलाश में जो जानकारियां सामने आई वो चौंकाने वाली थी। फ्लाइट 370 में ना तो कोई तकनीकी खराबी आई थी और ना ही वो किसी हादसे का शिकार हुआ। फ्लाइट 370 के संचार उपकरणों के साथ इरादतन छेड़छाड़ की गई। इसके पीछे का मकसद सिर्फ इतना कि दुनिया के राडारों से छुपाकर MH370 को किसी गुप्त जगह पर उतारा जा सके। पहला सवाल, आखिर किसी गुप्त जगह में विमान MH370 को लैंड कराने की मंशा क्या थी? दूसरा सवाल, आखिर उस मलेशियाई प्लेन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इतनी बड़ी साजिश जमीन से हवा तक हुई? तीसरा सवाल, वो गुप्त जगह कौन से द्वीप हो सकते हैं जहां MH370 आसानी से लैंड कर सके? शुरुआती जांच में अंदाजा लगाया गया कि विमान भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की दिशा में जा सकता है। यहाँ 570 से ज्यादा द्वीप हैं, जिनमें केवल 36 में ही इंसानी बस्तियां हैं। हालांकि भारतीय सेना की यहाँ कड़ी निगरानी होती है और बिना इजाजत कोई भी विमान इस इलाके में उड़ान नहीं भर सकता और ना ही उसे लैंड करने की इजाजत मिल सकती है। लेकिन बोइंग 777 के एक पूर्व पायलट स्टीव वज़दीगान का कहना था कि MH370 को छिपाने के लिए सबसे बेहतरीन जगह इन्हीं में से कोई द्वीप हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर MH370 विमान सही सलामत लैंड कर गया होगा तो भी इस हालत में नहीं होगा कि दोबारा उड़ान भर सके। ऐसे में यह आशंका, ये कयास खारिज हो जाते हैं कि विमान को अंडमान निकोबार के इलाके के किसी द्वीप में हाईजैक के बाद उतारा गया। लापता विमान का रहस्य गहराता जाता है। सच की तलाश में समंदर से बूंद बूंद का हिसाब लिया जा रहा था, लेकिन हाथ में सिर्फ खाक थी। दुनिया भर की जांच एजेंसियों की नींद हराम हो चुकी थी। आसमान से लेकर समंदर तक के हजारों मील के दायरे में चप्पा चप्पा छाना जा रहा था। सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन में दुनिया भर के हाईटेक उपकरण लगा दिए गए, लेकिन सारे तीर अंधेरे में ही लग रहे थे। अचानक इंटरनेट पर एक काली तस्वीर उभरती है और वेबसाइट पर खबर भी। दावा किया जाता है कि तस्वीर एप्पल आईफोन से 18 मार्च को खींची गई। तस्वीर काली है,
जो कि अंधेरे बंद कमरे में खींची गई। वेबसाइट दावा करता है कि इस तस्वीर के साथ एक संदेश भी है। हमारे विमान के अपहरण के बाद अज्ञात सैन्यकर्मियों ने मुझे बंधक बनाकर रखा है। मैं IBM में काम करता हूँ और मैं अपने सेल फोन को छुपाने में सफल रहा हूँ। मुझे दूसरे यात्रियों से अलग कर दिया गया है और मैं एक सेल में हूँ। मेरा नाम फिलिप वुड है। मुझे लगता है कि मुझे नशा दिया गया है क्योंकि मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा हूँ। इस खबर से विमान की लोकेशन का पता चलना मुमकिन नहीं था, लेकिन वेबसाइट के मुताबिक एप्पल आईफोन जानता है कि वो कहाँ पर है। वेबसाइट के मुताबिक iTouchMap.com की मदद से पता चलता है कि ये तस्वीर जिस अक्षांश देशांतर पर ली गई वो जगह डिएगो गार्शिया के करीब है। डिएगो गार्शिया। क्या डिएगो गार्शिया है लापता और हाईजैक विमान का असली ठिकाना? मॉरिशस का एक द्वीप डिएगो गार्शिया, कहते हैं कि यहाँ अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है। डिएगो गार्शिया को अमेरिका का खुफिया मिलिट्री बेस भी कहा जाता है। अफगानिस्तान, इराक और वियतनाम में बमबारी के लिए इसी द्वीप से विमान उड़ान भरा करते थे। जाहिर तौर पर ऐसे में इस जगह के पास सबसे अत्याधुनिक सर्विलांस तकनीक होगी जो किसी भी उड़ते परिंदे के पर गिन सकती होगी। ऐसे में डिएगो गार्शिया की तरफ से चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। अगर भेजी गई तस्वीर के कोऑर्डिनेट्स डिएगो गार्शिया के पास की लोकेशन की तरफ इशारा करते हैं, तो फिर उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बल मिलता है कि क्या वाकई MH370 की रिमोट हाईजैकिंग हुई है। क्या माना जाए कि जैसे ही MH370 मलेशिया की वायु सीमा पार कर वियतनामी वायु सीमा में प्रवेश करता है, तो MH370 का पायलट सिस्टम कंट्रोल खत्म कर उसे रिमोट कंट्रोल मोड में ले लिया गया, जिस वजह से विमान ने अपनी ऊंचाई खोई। उसके बाद विमान के ट्रांसपोंडर और सूचना तंत्रों को नाकामयाब कर विमान को पश्चिम की तरफ मोड़ा गया। हालांकि विमान को पूर्व की ओर फिलीपींस या फिर गुआम की तरफ भी ले जाया जा सकता था, लेकिन चीनी रडार में आने का खतरा था, जिस वजह से पश्चिम मोड़कर हिंद महासागर के डिएगो गार्शिया द्वीप के पास उतारा गया। दरअसल कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के घंटे भर बाद ही MH370 का ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। विमान में किसी जोरदार खराबी की वजह से संपर्क टूटता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि ATC से संपर्क टूटने के बाद भी विमान उड़ता रहा। आसमान में 7 घंटे उसकी मौजूदगी दर्ज होती रही। खास बात यह थी कि विमान उस रूट पर नहीं था जहां उसे जाना था, बल्कि अनजानी दिशा में वो लगातार उड़ता रहा। यह तस्दीक करता है कि MH370 में कोई तकनीकी खामी नहीं थी। एक ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिस पर इंटरनेट पर बहस और दावों का जोर है, लेकिन असली सच्चाई क्या है और वो कभी सामने आ सकेगी, इसका इंतजार रहेगा। जुबेर खान, फोकस। किसी भी विमान के क्रैश होने पर ही उसका रडार से संपर्क करता है, लेकिन MH370 का रडार से पहले संपर्क टूटा और उसके बाद वो 7 घंटों तक आसमान में उड़ान भरता रहा। साथ ही साथ विमान का रास्ता भी बार बार बदला गया। कहीं उसने काफी नीचे उड़ान भरी तो कभी वो 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ पाया गया। अगर ये माना जाए कि विमान ने महफूज तरीके से लैंडिंग की है तो ये मुमकिन है, क्योंकि बोइंग के विमान कच्चे रास्तों पर भी अपनी तकनीक के सहारे आसानी से उतर सकते हैं। ये आखिरी शब्द थे उस विमान के जो लापता होने के सफर पर निकल चुका था। उसके बाद ये शब्द भंवर बन चुके हैं और उसकी तलाश एक जंजाल। ना वो समुद्र में गिरा, ना फिर वो आसमान में दिखा, ना जमीन पर कोई ठिकाना। क्या धरती से बाहर ही चला गया MH370? दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री बरकरार है। 227 मुसाफिरों को लेकर उड़ा मलेशिया एयरलाइंस का विमान आखिर गया तो गया कहां? मलेशियाई प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने कहा कि उपग्रह से मिले सबूत बताते हैं कि राडार से संपर्क टूटने के बाद भी विमान करीब 7 घंटे तक उड़ान भरता रहा। बड़ा सवाल यह है कि राडार से संपर्क कटने के बावजूद विमान हवा में 7 घंटों तक कैसे उड़ता रहा, जबकि प्लेन क्रैश होने पर ही राडार से संपर्क टूटता है। यानी ना कोई तकनीकी खराबी, ना ही कोई दुर्घटना, बल्कि विमान के संचार और ट्रैक से छेड़छाड़ के सबूत मिलना विमान के रहस्यों को गहरा जाते हैं। दुनिया भर के सर्च ऑपरेशन के बावजूद विमान का मलबा नहीं मिला। ऐसे में यह कयास भी आज जिंदा है कि क्या MH370 की कहीं सुरक्षित लैंडिंग हुई है।
क्योंकि बोइंग 77 विमान के MH370 में वो सारी तकनीकी खूबियां हैं जो इसकी कहीं पर भी किसी भी आपातकाल में सुरक्षित लैंडिंग करा सकती है। बोइंग 777 किसी भी सॉफ्ट रनवे पर उतर सकता है। बोइंग 777 में खास तरह के पहियों का इस्तेमाल होता है। बोइंग 777 न सिर्फ छोटे रनवे पर उतर सकता है बल्कि वहां से उड़ान भी भर सकता है। बोइंग 777 में दोनों तरफ 6 पहियों का सेट होता है जो सॉफ्ट रनवे पर उतरने में मदद करता है। बोइंग 777 को इसके खास पहियों की वजह से आसानी से सड़क पर या फिर किसी कच्चे ट्रैक पर उतारा जा सकता है। अगर MH370 को किसी गुप्त द्वीप में उतारा गया है तो इसमें कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। ना विमान क्रैश हुआ और ना उसका कोई सुराग मिला अब तक। अगर विमान में धमाका हुआ होता तो दुनिया भर के धमाकों में नजर रखने वाले CTBTO को सिग्नल जरूर मिला होता। दरअसल परमाणु विस्फोटों पर पैनी नजर रखने वाले संगठन CTBTO का दावा है कि उनके मुताबिक उनके सेंसर्स ने 8 मार्च को दक्षिण पूर्व एशिया में कोई ब्लास्ट रिकॉर्ड नहीं किया। यानी अगर विमान क्रैश हुआ होता तो उसके सेंसर्स को तुरंत जानकारी मिल जाती। लापता प्लेन के मुसाफिरों की जांच से भी किसी पर शक नहीं होता क्योंकि कोई भी संदिग्ध मुसाफिर प्लेन में नहीं सवार था। अगर विमान के पायलटों की बात की जाए तो विमान चलाने वाले 52 साल के कैप्टन ज़हारी अहमद शाह मलेशिया एयरलाइंस का सबसे अनुभवी पायलट थे। MH370 की आखिरी उड़ान के वक्त ज़हारी अहमद शाह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एयरपोर्ट आया था। अहमद शाह के घर से बरामद फ्लाइट सिमुलेटर में भी कोई खास चीज निकल कर नहीं आई। ऐसे में दुनिया भर के टॉप सीक्रेट एजेंसियां लापता विमान की आतंकी कनेक्शन और हाईजैक एंगल से जांच में जुटी हुई है। हालांकि अब लापता विमान को महज एक मिस्ट्री या फिर प्रशांत महासागर में डूबा मानकर भुलाने की कोशिश हो रही है। जुबेर खान, फोकस न्यूज। लापता विमान की तलाश का दायरा 75,000 किलोमीटर। दुनिया के 20 से ज्यादा देश, 20 से ज्यादा सैन्य विमान तो 30 समुद्री जहाज। दुनिया का सबसे बड़ा हाईटेक सर्च ऑपरेशन, लेकिन बावजूद इसके विमान का कोई पता नहीं चला। आखिरकार मलेशिया के प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ गया कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, लेकिन सिर्फ इतना भर कह देने से यह राज कभी खत्म नहीं हो सकता। MH370 की मिस्ट्री अभी खत्म नहीं हुई है। इस सवाल का इंतजार दुनिया को है। तीन हफ्ते तक रात दिन तलाश के बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि लापता विमान MH370 हिंद महासागर में क्रैश हो गया। ब्रिटेन के वैज्ञानिक और सैटेलाइट इनमारसैट के आधार पर यह फैसला लिया गया। लेकिन सवाल तब भी वही पुराना बरकरार था कि अगर क्रैश हुआ तो मलबा कहाँ है। पहले लापता विमान की तलाश हुई और अब अगस्त से विमान के मलबे की खोज शुरू हो गई। 8 मार्च MH370 का रात 1:19 पर आखिरी बार संदेश सुना गया। 2:50 पर मलेशिया एयरलाइंस ने कहा कि विमान से संपर्क टूट गया है। विमान को सुबह 6:30 बजे चीन में बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड करना था। 9 मार्च मलेशिया की वायुसेना को राडार से संकेत मिला कि लापता MH370 शायद कुआलालंपुर की तरफ वापस लौटा था। 10 मार्च वियतनाम के खोजी विमान को समुद्र में मलबा सा दिखा। 11 मार्च MH370 की तलाश में जुटे देशों ने तलाश का दायरा बढ़ाया। 115 नॉटिकल मील तक शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। कई देशों के कुल 34 विमान और 40 जहाज लापता विमान की तलाश में जुटे। मलेशिया की सेना ने राडार के संकेतों के आधार पर दावा किया कि लापता विमान ने रास्ता बदला और MH370 मलक्का खाड़ी की तरफ गया। माना गया कि विमान बहुत नीचे उड़ान भर रहा था। 12 मार्च चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने खबर दी। चीन के उपग्रह से मिली तस्वीरों से पता चला कि लापता विमान का संदिग्ध मलबा वियतनाम के दक्षिणी छोर में समुद्र में तैरता हुआ नजर आया। बाद में चीन ने अपने दावे का खंडन भी कर दिया। 13 मार्च मलेशिया के अधिकारियों ने लापता विमान का दायरा अंडमान सागर से और आगे बढ़ाया, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं मिला। 15 मार्च मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने कहा
कि लापता विमान का रास्ता जानबूझकर बदला गया और रडार से संपर्क टूटने के 6 घंटे बाद तक ये विमान उड़ान भर रहा था। 16 मार्च लापता विमान की तलाश का दायरा 11 मुल्कों तक बढ़ाया गया। विमान की तलाश में जुटे देशों की संख्या 14 से बढ़कर 25 हो गई। 23 मार्च दक्षिणी हिंद महासागर में कई विमान और जहाज MH370 के मलबे की तलाश में जुटे। फ्रांस ने कहा कि उसे उपग्रह से मिली तस्वीरों में दक्षिणी हिंद महासागर में कुछ मलबा दिखाई दिया है। 24 मार्च मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक ने कहा कि लापता विमान का सफर दक्षिण हिंद महासागर में खत्म हुआ। जुबेर खान, फोकस न्यूज।